अच्छा बेटा, हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 22 का सेक्शन ए। सेक्शन बी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और सी भी कर चुके हैं। आज ए को हम लोग देख रहे होंगे जरा। तो देखिएगा जरा केस क्या कह रहा है। कहता है जी, कैन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चिली रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है चिली में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। Chile is the world's biggest copper producer with 28% of global copper production and second biggest producer of lithium with 22% of the world production। कहता है जी कॉपर सबसे ज्यादा चिली में बनता है। ठीक है। 28% जो है ना, ये पूरी दुनिया का चिली जो है वो कॉपर बनाता है। और लिथियम 22% बनाता है, यानी कि सेकंड बिगेस्ट है। तो तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर कॉपर का है और सेकंड बिगेस्ट जो है वो लिथियम का है। ठीक है। Overall, mining contributes 11% of the country's GDP and more than 50% of the value of the country's total exports। अब देखो यहाँ पे दो बड़ी की बातें आपको नजर आनी चाहिए। पहली बात वो कहता है कि 11% जो आपका जीडीपी है वो माइनिंग से आता है। तो अगर तो आपका 11% जीडीपी माइनिंग से आ रहा है, इसका मतलब ये है। माइक बंद ही है सबके। अच्छा, तो खैर मैं क्या बात कर रहा था, वालेकुम सलाम। मैं ये बात कर रहा था कि 11% जो आपका जीडीपी है वो माइनिंग से आता है। पहले से उससे हम लोग एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि यार 11% जीडीपी आपका जब माइनिंग से आता है तो उसका मतलब क्या है कि चिली प्राइमरी स्टेज पर डिपेंडेंट है। प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या समझ आता है कि यार जो चिली में लोग बैठे हुए हैं उनको इतनी ज्यादा वो सिर्फ बेसिक स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बेसिक टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। उनको इतनी ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहलाई जा सकती है। और इसके अलावा जी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, क्योंकि माइनिंग के अंदर इतनी कोई आपको नॉलेज वगैरह तो नहीं चाहिए ना। तो पहली बात तो हमने ये साइड में कर ली कि क्योंकि 11% जीडीपी आपका माइनिंग से आता है तो इट्स अ प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्री। सेकंड बात क्या लिखी हुई है कि मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू जो है वो एक्सपोर्ट्स की है। मतलब 50% से ज्यादा आपका एक्सपोर्ट सिर्फ इसका होता है, कॉपर का, लिथियम का, माइनिंग वगैरह जो आप माइन कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो मैं ये कहता हूँ, ये कह सकता हूँ कि आपकी कंट्री के अंदर चिली में माइनिंग के ऊपर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट ऑन माइनिंग। भाई मोर देन 50% है यार, बहुत बड़ा शेयर है आपके पास जो माइनिंग से आपका एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है। आगे सुने। वर्ल्ड कॉपर एंड लिथियम प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड क्विकली सिंस 2020। कहता है जी वर्ल्ड कॉपर और लिथियम की प्राइस आपके पास बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। ठीक है। कॉपर और लिथियम दोनों रॉ मटेरियल होते हैं तो डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइसेस अगर ज्यादा से बढ़ती हैं तो आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी और आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये गेम यहाँ पे आपके पास अब चलेगा। This has led to a strong growth in GDP, which is expected to increase by 3.5% in 2022, exceeding earlier estimates of 2.5% as world demand is expected to grow following the COVID-19 pandemic। यहाँ पे दो तीन बातें आपको समझ आनी चाहिए। पहली बात यहाँ पे क्या आपको नजर आनी चाहिए कि जो मैंने ऊपर ये लिंक क्रिएट किया है कि डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जीडीपी आपका बढ़ेगा उस चीज से। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, 3.5% से आपका जीडीपी बढ़ रहा होगा। प्लस उसने एक बात आपको ये भी बताई है कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड फॉर लिथियम एंड डिमांड फॉर कॉपर बढ़ चुकी है। तो जब डिमांड आपके पास बढ़ेगी, वर्ल्ड डिमांड आपके पास बढ़ रही है, तो बेटा प्राइसेस तो उससे और ज्यादा बढ़ेंगी। प्राइसेस में और प्रेशर इसके ऊपर आएगा। फिगर 1.1 shows the world price of copper in US per pound weight
अ पाउंड इज 454 ग्राम्स, सही है। ये बेटा आपके पास एक चार्ट गिवन है जहां पर वो आपको बता रहा है कि भाई प्राइसेस पर पाउंड के हिसाब से क्या चल रही है। अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड को देखूं तो बेटा ओवरऑल ट्रेंड से मुझे ये नजर आ रहा है कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ये आपके पास 2020 तक वो थोड़ी फॉल हुई है, यहाँ से लेके 2020 तक थोड़ी फॉल हुई है, और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 2018 से लेके 2022 तक प्राइसेस कंप्लीटली बढ़ी है। आगे आ जाओ। वर्ल्ड कॉपर प्राइस 2017 टू 2022। अब यहाँ पे रीजंस बताए हुए हैं कि भाई क्यों इस तरह के जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, आ रही है। Economic growth in Chile has also been helped by the world's highest rate of vaccination against COVID-19 and rapid economic recovery from the pandemic, which has led to large increase in consumer spending. कहता है चिली में इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो आपकी वैक्सीनेशंस हैं कोविड 19 के अगेंस्ट, वो काफी ज्यादा लोगों ने लगवाई, ठीक है। ये जब जाहिर सी बात है आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे, आप वैक्सीनेटेड रहेंगे, तो आपको कोविड 19 होगा नहीं, आप बीमार नहीं होंगे, आप काम अपना करते रहेंगे, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली जो है वो चलती रहेगी इकोनॉमिक रिकवरी पे। अच्छा, फिर कहता है रैपिड इकोनॉमिक रिकवरी से क्या हुआ कि आपके पेंडेमिक से आपकी बचत हो गई और आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो अच्छी खासी बढ़ना शुरू हो गई। तो एक तरीके से 2000 जो भी हमारे पास ये रेंज गिवन है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ता गया। हाउएवर However, the trade in goods surplus has fallen substantially in February 2022। ट्रेड इन गुड बेटा आपके पास गिरा है। ट्रेड इन गुड सरप्लस जो है वो आपका फॉल हो रहा है। ट्रेड इन गुड सरप्लस फॉल होने का मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉल हो गई हैं, ठीक है। Has fallen substantially in February 2022। This is mainly because of a 9.2% fall in the revenue from copper exports due to higher prices and a fall in the world demand during COVID-19 pandemic। देखो, लॉजिकल सोचने वाली बात है। लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, ये प्रोडक्शन में यूज होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं। कोविड के दौरान जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, जब फैक्ट्रीज काम ही नहीं कर रही, जब लोग काम ही नहीं कर रहे, तो बेटा मेरा, क्या आप कॉपर को यूज करेंगे या आप लिथियम को यूज करेंगे? आप उनको यूज नहीं करेंगे। तो ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक डिमांड फॉर कॉपर एंड डिमांड फॉर लिथियम, ये आपकी फॉल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू भी फॉल हुआ है, ठीक है। आगे, there has also been a 38.3% increase in the value of imported consumer goods। आपकी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई भाई, 38.3% से आपकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं कंज्यूमर गुड की। As a consequence, the current account deficit has widened substantially to 7.5 USD billion in the first quarter of 2022 from a deficit of 1.1 billion US dollars in the first quarter of 2021, despite a surplus of 50 million USD in the secondary income statement। कहता है भाई आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, डेफिसिट आपका बढ़ता जा रहा है। 7.5 बिलियन से आपका, सॉरी 1.1 बिलियन आपका था डेफिसिट, 1.1 बिलियन डेफिसिट से बढ़ के वो कितना हो गया, 7.5 बिलियन डेफिसिट पे जा चुका है। तो आगे कुछ है? हाँ, आगे भी है हमारे पास, आगे आ जाओ। एक सेकंड रुकिएगा यार।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है। अब ये आपके पास क्या गिवन है, कहता है जी चिलीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स मार्च 2021 एंड फरवरी 2022। तो अब यहाँ पे देखो जरा बेटा, एक चीज अपने पास यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। ये देख रहे हो जीरो आप लोग, इस जीरो के नीचे वाली अमाउंट जो है वो डेफिसिट की है। तो यहाँ पर एक लाइन अपने पास बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि भाई इसके नीचे जो जो चीजें हैं वो डेफिसिट में जा रही हैं। सिर्फ अक्टूबर 2021 जो है ना वो डेफिसिट में जा रहा है। इसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स जो है वो थ्रू आउट सरप्लस में ही चल रहा है। अब देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है भाई। कहता है चिलीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स मार्च 2021 एंड फेब 2022। One of the main benefits of Chile's increased prosperity in recent years has been a decline in the number of people living at or below the minimum income level of US $5.5 per day। कहता है कि लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने एक लिमिट दी हुई थी कि जो बंदा दिन के $5.5 या उससे कम कमाता है वो गरीब है। तो यहां पर एक बात लिखी हुई है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस लेवल को पार कर चुके हैं, इस बेंचमार्क से ऊपर जा चुके हैं। दे आर अर्निंग मोर देन $5.5 पर डे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिक्लाइन आया है। अब इसके पीछे हो सकता है एक सवाल आगे जाके आए जहां पे वो पूछे कि भाई ये किस तरह हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि यार एजुकेशन हो गई, स्किल्स डेवलप हो गए, लोगों के पास नॉलेज आ गई वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। However, Chile remains the most unequal country in the list of largely developed countries according to the Organization for the Economic Cooperation and Development OECD, with an income gap 65% wider than OECD average। अब देखो यहां पर क्या बात लिखी हुई है। वो कह रहा है भले आप अबव द पॉवर्टी लाइन चले गए, बट द प्रॉब्लम इज कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आपकी अब भी एक्सट्रीमली ज्यादा है। ठीक है, आपकी इनकम इनइक्वालिटी जो है वो एक्सट्रीमली ज्यादा है। उसके पीछे वजह ये है कि जो लोग अमीर थे वो अमीर ही होते जा रहे हैं, वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं। पहले आपका गैप इतना था, तो गैप अब इतना बड़ा हो चुका है। यानी कि उसने बोला 65% इनकम गैप आपके पास आ रहा है, कि इतना बड़ा मसला आपके पास चल रहा है। In addition, although the Gini coefficient has fallen from 52.1%, 52.1 to 44.4, this is still higher than the lower income countries such as Haiti and El Salvador। कहता है कि भाई भले आपका जीनी कोफिशिएंट कम हुआ है, मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को, जीनी कोफिशिएंट जब जीरो पे जाता है, जितना जीरो के करीब होता रहेगा तो उससे क्या होगी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर तो जीरो पे आ गया वो, और अगर वो जीरो से दूर हो रहा है और वन के करीब आ रहा है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, कहता है कि भले आपका ये गैप कम हो रहा है, आप जीरो के करीब आ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो लो इनकम कंट्री से भी ज्यादा है। आप देखें अगर डेवलप्ड नेशन है तो आपकी इनकम इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए और डेवलपिंग नेशन की ज्यादा होनी चाहिए। बट यहां पर डेवलपिंग नेशन की इनकम इनइक्वालिटी कम है और आपकी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है। आगे देखिएगा। To try and reduce this inequality in income and wealth, the Chilean government has increased its expenditure on education from 3% of GDP in 97 to 5.4% in 2018। यहाँ पे बेटा आपके पास पॉलिसीज लिख सकते हैं आप, पॉलिसीज टू रिड्यूस ओहो, पॉलिसीज टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो पहली पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्या लिया कि भाई पहली पॉलिसी क्या ली है कि भाई हम लोग एजुकेशन पे खर्चा बढ़ा देंगे, 5.4% कर देंगे, जो कि पहले 3% हुआ करता था। Further recognition of the importance of education as a merit good is shown by government increasing its education spending by 3.4% each year since 2018। कहता है जी जब लोगों को आइडिया हुआ, जाहिर सी बात है कि एजुकेशन इज अ मेरिट गुड, तो उन्होंने और ज्यादा स्पेंडिंग को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने हर साल 3.4% बढ़ाना शुरू की स्पेंडिंग वगैरह एजुकेशन पे। Chile has also recently made all college tuition free for free of charge,
It is hoped that this will reduce the gap in the quality of education received by the wealthiest and poorest students and open up opportunities for everyone. कॉलेज फ्री कर दिया भाई, ट्यूशन फीस फ्री कर दी है, ताकि अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा सब लोग एक साथ बैठ के पढ़े, और सबकी एक ही जो है वो एजुकेशन मामलात वाले चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक डेटा रिस्पॉन्स था। सर इवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वालिटी ऑफ इनकम, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपका पूरा भाई डेटा रिस्पॉन्स था। अब आइएगा जरा क्वेश्चंस के ऊपर बात करते, बेटा नोटबुक अपने सामने रखो, नोटबुक पेन वगैरह जल्दी से। नोटबुक्स वगैरह लेके आए। ले आए। अच्छा जी, चलो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए। Identify two possible reasons why the current account on the balance of payment in Chile is in deficit in the first quarter of 2022 despite the surplus on the balance of trade in goods। कहता है कि भाई मुझे दो पॉसिबल रीजन आइडेंटिफाई कर दे कि यार करंट अकाउंट जो है आपका वो डेफिसिट में क्यों है डिस्पाइट द सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहता है ये देखो 2022 का फर्स्ट क्वार्टर देखो, ये रहा, ये 2022 का फर्स्ट क्वार्टर है। कहता है कि भाई ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका सरप्लस है, लेकिन आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, सॉरी जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में बैठा हुआ है। भाई ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों हमारे पास हो रहा है भाई। अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा, इधर आपको एक चीज बताई थी, ये रही, क्या लिखा हुआ है। कहता है कि भाई आपकी सेकेंडरी इनकम भी तो रोल प्ले करती है। करंट अकाउंट में कितनी चीजें होती है, चार, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। ऐसा है कि नहीं है। तो भाई आपका जो वो है क्या कहते हैं, डेफिसिट में बैठा हुआ है डिस्पाइट बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी इनकम के बारे में भी तो बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें जरा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हो सकता है कि जो आपका ट्रेड इन सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ट्रेड इन गुड ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई ट्रेड इन सर्विस जो है वो आपका सही काम नहीं कर रहा। सही है, वो आपके पास मसला आ रहा है, समझे बात को। ये बात आपने लिख दी ट्रेड इन सर्विस वाली। दूसरी बात जो आपको मैंने सेकेंडरी इनकम की बताई, सेकेंडरी इनकम की बताई, ये सेकेंडरी इनकम की बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ था। As a consequence, the current account deficit has widened substantially to 7.5 billion in the first quarter of 2022 from a deficit of 1.1 billion in the first quarter of 21, despite a surplus of 50 million in the secondary income account। तो भाई सेकेंडरी इनकम अकाउंट कम है ना आपका बहुत, वो तो कम है। तो यहां पे आप लिखें, किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी इनकम अकाउंट है कितने का, 50 मिलियन का। ठीक है, ये सरप्लस में है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ट्रेड इन सर्विस भी तो होती है, ट्रेड इन सर्विस भी तो होती है, क्या पता ट्रेड इन सर्विस जो है वो आपकी डेफिसिट में हो। समझे बात को। तो अब इसको ज़रा आप लोग इस तरह लिखेंगे, द डेटा ऑल्सो स्टेट्स, लिखे ज़रा यहाँ पे आप किस तरह लिखेंगे इसको, द डेटा स्टेट्स 50 मिलियन USD, द डेटा स्टेट्स 50 मिलियन USD in the secondary income account which is in surplus। सही है, which is in surplus, and data also states about trade in goods, and data also states about trade in goods। अब देखो इसने हमें कौन सी बातें बताई हैं, सेकेंडरी इनकम और ट्रेड इन गुड। करंट अकाउंट में कितनी चीजें होती है, चार, चार चीजें।
यहां पर क्या क्या चीजें गिवन नहीं है, ट्रेड इन सर्विस और प्राइमरी इनकम। यहां पर दो चीजें हमारे पास बेटा गिवन नहीं है, कौन कौन सी, ट्रेड इन सर्विस एंड प्राइमरी इनकम। तो लिखो, देर आर अदर टू components एज वेल इन करंट अकाउंट, there are other two components as well in current account, there are other two components as well in current account, that is trade in service, trade in service and primary income, trade in service and primary income, which which must have a higher deficit, which must have a higher deficit, that is why the current account is in deficit, that is why the current account is in deficit। हो गया बेटा, लिख लिया। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा 2 मार्क का सवाल था आपको यहाँ पे। यार प्राइमरी अकाउंट अमाउंट के बाद मैंने क्या बोला था आयशा, क्या कहा था मैंने प्राइमरी अमाउंट के बाद, जरा टाइप कीजिएगा यहाँ पे। एवरीवन मैं कर रहा हूँ इसको, फुजैल आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। सही है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बी, कंसिडर द लाइकली सक्सेस ऑफ वन पॉलिसी दैट चिली कुड यूज टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड। फुजैल पढ़ लो बेटा क्या लिखा हुआ है। कहता है जी कोई सी भी मुझे पॉलिसी बता दे, वन पॉलिसी विच चिली कैन यूज टू रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड। बेटा कितनी पॉलिसीज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी टू लोकल फर्म्स, पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने। सबसे आसान वाली की तरफ जाओ, सबसे आसान वाली की तरफ चले जाए, टैरिफ की तरफ चले जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप देखो स्टार्ट किस तरह करोगे। आप इसके अंदर प्रोटेक्शनिज्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की आप डेफिनेशन लिख दें कि जी इट इज अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस इंपोर्ट्स इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अब यहां भी मैं बताना शुरू करूंगा, सर वोंट वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट। बेटा क्या फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं? सोचे जरा इस चीज को। अच्छा, अब मैं बताना शुरू करूंगा, क्या मैंने पहले प्रोटेक्शनिज्म बता दिया, अब मैं लिखूंगा कि यार वन ऑफ द पॉलिसीज, लिख लें साथ साथ लिख लें, वन ऑफ द पॉलिसीज that a government can use, the Chilean government can use is tariff. One of the policies, one of the policies Chilean government can use is tariff. सही है, फुल स्टॉप। अब मैं डिफाइन करूंगा टैरिफ को। टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, टैरिफ इज a tax imposed on imported goods which increase the final price, which increase the final price of imports, which increase the final price of imports, making them expensive, making them expensive and unattractive for consumers, ठीक है, मेकिंग देम एक्सपेंसिव एंड अनअट्रैक्टिव फॉर कंज्यूमर्स। डन हो गई यहां तक बात। अब देखो उसने यहां पे लिखा हुआ सक्सेस, कि भाई क्या ये आपके लिए सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, क्या ये आपको फायदा देगी या नहीं देगी, ठीक है। अब 1 मार्क मुझे मिल गया टैरिफ का नाम लिखने का, 1 मार्क मुझे मिल गया उसको डिफाइन करने का, ठीक है। अब मैं फर्दर आगे क्या लिखूंगा कि भाई, लिखे जरा, ड्यू टू टैरिफ, ड्यू टू टैरिफ demand of import will fall, demand of imports will fall, and consumers will switch to locally manufactured goods, and consumers will switch to locally manufactured goods, and consumers will switch to locally manufactured goods, full stop। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ।
The success of this policy, the success of this policy depends upon the price elasticity of demand of consumer good imported. The success of this policy depends upon the price elasticity of demand of the consumer good imported. Full stop. If the demand is elastic, if the demand is elastic, for example, luxury good, for example, luxury good, if demand is elastic, for example, luxury good, an increase in price, an increase in price will decrease demand by a higher percentage, will decrease demand by a higher percentage, making tariff effective. An increase in price will decrease demand for imports by a higher percentage, making tariff effective. ठीक है. However, if demand is inelastic, example, necessity goods such as medicine, example, necessity goods such as medicine, tariff will be ineffective. Tariff will be ineffective. Full stop. डन हो गया भाई. समझ गए. अब देखो इतनी सी बात लिखनी होती है डेटा रिस्पॉन्स में. आप लोग पता नहीं क्या. मैं आप लोगों से, मैं चाचू का नाम पूछ रहा हूँ, आप लोग उनकी पूरी बैकग्राउंड खानदानी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं कि भाई चाचू के अब्बू का नाम ये है, अब्बू के अब्बू का नाम ये है, अब्बू की बहन का नाम ये है. भाई सीधी सीधी बात करो जो पूछ रहा है आपसे. आप लोग क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फॉल इन चिलीज चीनी कोएफिशिएंट फ्रॉम 52.1%, 52.1 टू 44.4. देखो बेटा, इसके अंदर 2 मार्क का सवाल है. तो पहले तो आपको जीनी कोफिशिएंट डिफाइन करना है कि व्हाट जीनी कोफिशिएंट इज. ठीक है. अब देखो जीनी कोफिशिएंट जितना कम होता रहता है ना, उसका मतलब है कि उतनी इनकम इक्वालिटी बढ़ती जा रही है. जितना वो बढ़ता रहेगा उतनी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी. जितना वो कम होता रहेगा उतनी इनकम इक्वालिटी बढ़ती रहेगी. समझे. इसको आप बड़ा सिंपल, मैं ये डिक्टेट नहीं करवा रहा, मैं दूसरे पे, मैं 6 मार्क वालों पे कोशिश करूंगा बताऊं. इसको सिंपल आप बेटा पहले डिफाइन करेंगे जीनी कोफिशिएंट क्या होता है. कि जीनी कोफिशिएंट इज अ मेथड टू कैलकुलेट इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है. मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी, खत्म. रिडक्शन इन जीनी कोफिशिएंट फ्रॉम 52.1% टू 44.4% मींस, सॉरी परसेंट नहीं है, अमाउंट है खाली. फ्रॉम 52.1 टू 44.4 मींस दैट इनकम इज मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. खत्म. बस. फुल स्टॉप. ज्यादा लंबी करने की जरूरत नहीं है. पार्ट डी पे है. Assess the extent to which the government increasing its education spending may improve the incomes of poorer households in Chile. अब देखो बेटा, ये असेस वाला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन देना पड़ेगा, टू साइडेड जाना पड़ेगा. कहता है कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन में स्पेंडिंग करती है तो इससे, सर पार्ट सी वापस से, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है भाई. इसमें एक्सप्लेन करने वाला है क्या. जीनी कोफिशिएंट की डेफिनेशन डालो, 1 मार्क की. चीनी कोफिशिएंट की वैल्यू गिर रही है तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रही है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो रही है. बस 2 मार्क मिल जाएंगे आपको. एक्सप्लेन थोड़ी करना है कुछ. अच्छा. अब इसमें किस तरह से बेटा बात चलेगी. आपको बताना है कि एजुकेशन कैसे आपको फायदा देगी, एजुकेशन कैसे आपको नुकसान देगी, और इवैल्यूएशन. ठीक है. तो बड़े सिंपल है भाई. यहाँ पे देखो उसने क्या कहा था कि एजुकेशन इज अ मेरिट गुड. ये रहा. इस पैराग्राफ से आपको कहानी उठानी है. कहता है जी कि एजुकेशन जो है वो एक मेरिट गुड है. तो जरा एक पॉइंट लिखे, मैं लिखवा रहा हूँ. लिखे जरा. Education is a merit good. Education is a merit good and is beneficial for society. And is beneficial for society as through education, people will learn new skills. People will learn new skills and become occupationally mobile.
and become occupationally mobile. This means that they can switch to other jobs. This means that they can switch to other jobs which require different skill set, resulting in a decrease in unemployment rate. ठीक है, resulting in a decrease in unemployment rate and a skilled workforce. डन हो गया। ये बेटा आपका पहला पॉइंट आ गया। अब देखो इसके अंदर आपने कम से कम भी 3 पॉइंट लिखने हैं, 2 फेवर 1 अगेंस्ट, 1 फेवर 2 अगेंस्ट, या फिर 2 फेवर 2 अगेंस्ट, कर लें, आपकी मर्जी। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ के। यहाँ पे उसने एक और बात लिखी हुई थी कि हम लोग फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज यूजुअली लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज यूजुअली लो because poor households cannot afford education या क्वालिटी एजुकेशन। पुअर हाउसहोल्ड्स कैन नॉट अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, पुअर हाउसहोल्ड्स कैन नॉट अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन, full stop. The step by Chilean government, the step by Chilean government of making education free of cost, of making education free of cost, will make it easier for poor households, will make it easier नहीं sorry will make it affordable, will make it affordable for poor households, आ जाओ ऊपर आ जाओ, will make it affordable for poor households to receive quality education, to receive quality education and learn new skills, full stop। अच्छा अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएगा। अब हम लोग अगेंस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। however however the real problem, the real problem in married good, however the real problem in married good is lack of knowledge, is lack of knowledge, and due to information failure, and due to information failure, due to information failure, people may still be unaware of the benefits of education। ठीक हो गया। Also the amount spent on education, also ओए भाई, also the amount spent on education, also the amount spent on education has its own opportunity cost, has its own opportunity cost, which could have been given to producers, which could have been given to producers to diversify themselves from copper and lithium, full stop। डन हो गया बेटा। डन हो गया। अच्छा अब देखो ये मैंने आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखवा दिए। अब जब ये एक बात करता है कि टू व्हाट एक्सटेंट, टू एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो इससे इनकम आपकी बढ़ेगी। अब मैं यहां पे कंक्लूजन बता रहा हूं, इधर ना सेफ खेलना पड़ेगा। सेफ कैसे खेलेंगे? द एक्सटेंट टू विच लिखें जरा, द एक्सटेंट टू विच, द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट इंक्रीजिंग एजुकेशन स्पेंडिंग will depend upon the quality of education, 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 the quality of
द स्टेप्स टेकन कॉमा द स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन फेलियर, एंड लास्टली पीपल विलिंग टू बी एजुकेटेड। भाई देखो, आप एजुकेशन देना चाह रहे हैं, लोग पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये यार, ठीक है, पीपल विलिंग टू बी एजुकेटेड, ठीक है। तो फुल स्टॉप के बाद लिखे यूजुअली, यस, एजुकेशन, स्पेंडिंग इन एजुकेशन, यूजुअली स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन will definitely improve standard of living and poor income household, फुल स्टॉप, खत्म। ये मुश्किल से मेरे ख्याल में आधे पेज पे आंसर आया होगा, इससे ज्यादा का नहीं है आंसर, ठीक है। अब आप लोग ये देखो, जो आंसर मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ और जो आंसर आप लोग लिखते हैं, ठीक है, आप लोग इसी क्वेश्चन को इतना लंबा कर देते, इतना लंबा कर देते कि भाई पढ़ते पढ़ते जो है बंदा पागल हो जाए। एक मेरी एक स्टूडेंट है, एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, जो 8 मार्क का आंसर 5 5 6 6 पेज पे लिखते हैं। बेटा देखो, केस स्पेसिफिक रहो, काम की बात करो, आप कहानियां सुनाने नहीं जा रहे। समझ गए बात को? लास्ट क्वेश्चन, assess the likely impact of the rise in the price of copper, world price of copper from 2020 on the future economic growth of Chile। अब देखो, ये आंसर मैं डिक्टेट नहीं करवा रहा, ये मैं जनरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि यार आंसर कैसे लिखते हैं। बेटा पीछे मैंने एक बात आपको बताई थी कि कॉपर की डिमांड है इनइलास्टिक, ठीक है, कॉपर की डिमांड है इनइलास्टिक। अब डेटा से कैलकुलेशंस पकड़ो, कॉपर की डिमांड है इनइलास्टिक, 50% आपका जो एक्सपोर्ट है वो कॉपर वगैरह से आता है, 11% का जो जीडीपी आपका है वो कॉपर वगैरह से आता है, कॉपर के आप सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, और सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं आप लिथियम के। ये सारे आपके बेनिफिट्स में बातें आ गई, ड्रॉबैक्स पे भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल है, नेसेसिटी गुड है, लोगों को चाहिए, प्रोडक्शन करनी है, इलास्टिक गुड है, डिमांड फॉर कॉपर बढ़ रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड डिमांड इज राइजिंग आफ्टर कोविड। ये सारे पॉइंट्स आपके फेवर में आ जाएंगे, आप दो लिख दो, बहुत है, ठीक है। अब अगेंस्ट पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ये रहा, जो है भाई नहीं कर यार, क्या लिखा हुआ है, ट्रेड इन गुड सरप्लस हैज फॉलन। क्यों फॉलन? क्योंकि बेटा आपके कॉपर की एक्सपोर्ट गिर गई है, ये मसला, ये ड्रॉबैक है, ठीक है, आपका कॉपर का एक्सपोर्ट गिर गया है। पीईडी, अब देखो कॉपर का एक्सपोर्ट अगर गिर गया है ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि प्रोडक्शन, यार गधे, भाग जा यहां से, चल, भाग, भाग जा यहां से। एक्सपोर्ट्स जब आपके पास हो रही हैं, सॉरी, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही ड्यूरिंग कोविड, प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पा रही, तो भाई कॉपर चाहिए भी नहीं, लिथियम भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो फिर उसकी डिमांड कंपैरेटिवली इलास्टिक हो जाएगी, डिमांड फॉर कॉपर और वो सब गिर जाएगा ना, तो वो खरीद ही नहीं रहे लोग, ये प्रॉब्लम आपके पास आ गया। फिर आप कह सकते हैं कि भाई दूसरी कंपीटिंग कंट्रीज आ गई हैं, अदर कंट्रीज आ गई हैं जो कॉपर वगैरह भी तो बनाती हैं, तो उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एज आपको जो है वो खत्म होने का डर है। इन कंक्लूजन, सवाल ये था कि जी क्या कॉपर प्राइस से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी? जनरली देखा जाए, थ्रू द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट वी हैव इन दिस केस, कॉपर का बिगेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, डिमांड इन इलास्टिक, सारे चेक पॉइंट्स मीट कर रहे हैं सारे। अबे करंट लग जाएगा पागल के बच्चे, चल, सारे चेक पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, सारे चेक पॉइंट्स आपके मीट कर रहे हैं। और कोविड भी खत्म हो गया, तो प्रोडक्शन वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी, चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी, तो अकॉर्डिंग टू माय कंक्लूजन, यस आपको फायदा होगा, और यस आपके पास जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। समझ गए बेटा बात को? डन हो गया? चले जी, जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा।